Hello दोस्तों, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट. दिस इज देवतीर साहू. आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. आई एम एन इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर. बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे समय से संबंधित ग्रामर को पढ़ाने के लिए कहा है. ऐसे वाक्यों को जो समय से रिलेटेड है हम कैसे बोले, घड़ी का समय हम कैसे बताएं. तो आज मैं एक खास वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको घड़ी का समय देखना बताऊंगा. साथ में ऐसे कई चीज़ें बताऊंगा जैसे कि 5 बजा है, 5:15 हुआ है, या 5 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है, या 5:45 हुए हैं, या 5:46 हुए. दोस्तों 45 और 46 में ही खेल है. तो 5 बजने वाला है, 5 बज चुके हैं. तो ऐसे कई सारे सेंटेंस में बताऊंगा. ओ क्लॉक कब लगाएं, एएम पीएम क्या होता है. फिर उसके बाद में ऐसे कई वोकैबुलरीज के बारे में बताऊंगा जो टाइम से रिलेटेड है. और लास्ट में ईडियम्स हम चर्चा करेंगे जो टाइम से रिलेटेड है. Good communication Dev classes, confident personality Dev classes, overall personality development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश न्यू सिविक सेंटर भिलाई. सो वेलकम बैक. तो एक सेंटेंस अपन इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं. अगर आपको बोलना है कि जैसे कि 10 बजा है, ठीक, तो जब भी घड़ी का समय आप बताते हैं तो इसमें हम इट का प्रयोग करते हैं. और चूंकि है शब्द आ रहा है इसलिए इज लगेगा. और 10 बजा है तो 10 AM. ठीक, तो इट इज 10 AM. अब चाहे तो आप PM भी कर सकते हो और चाहे तो ओ क्लॉक भी कर सकते हो. तो 10 बजा है, इट इज 10 o'clock. देखिए ईट का प्रयोग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. मेरे सर के ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, क्लिक कीजिए. ईट से संबंधित सारे ग्रामर आपको क्लियर होगा. तो जब भी घड़ी का समय आप बताते हैं तो ईट का प्रयोग करेंगे. चूंकि है शब्द आया इसलिए इज लगाए, था तो वॉज लगाते, सकता है तो कैन लगाते, ठीक है, होना चाहिए के लिए शुड भी लगाते. तो जो जैसा ग्रामर है हम उसके हिसाब से अपन प्रयोग करेंगे. ठीक, तो अब यहां पर गणित है. इट इज 10 AM, PM, ओ क्लॉक. ये तीनों में सही क्या है? तो देखिए ओ क्लॉक तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है. अच्छा, ओ क्लॉक तो 1672 के ईस्वी में ओ क्लॉक लिखना और बोलना स्टार्ट हुआ. और ओ क्लॉक, देखिए क्लॉक मतलब होता है घड़ी, ठीक. और घड़ी को जब आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें एक गोल बनता है, ठीक है ना. तो ये जो ओ है ये घड़ी के गोले से ही बना है. और क्लॉक यानी क्लॉक. तो 1672 की ईस्वी में ओ क्लॉक बोलना स्टार्ट हुआ, लिखना स्टार्ट हुआ. अब मैं आपको AM और PM के बारे में बताता हूं. तो AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम. इसका मतलब होता है पुरहान, ठीक. और AM का प्रयोग हम करते हैं रात 12 से दोपहर 12, ठीक. तो जैसी रात 12 बजेगा उसके बाद से आपका AM शुरू हो जाता है, ठीक है. सुबह का आप 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, अगले दोपहर 12 बजे तक हम टोटल 12 घंटा हम AM का प्रयोग करते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं PM. तो PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम. इसका मतलब होता है अपराह्न, ठीक है. तो दोपहर 12 बजे के बाद से आपका PM शुरू हो जाता है रात के 12 बजे तक. मान लो शाम को आप किसी से मिलते हो 6 बजे तो 6 PM बोलेंगे, ठीक है. लेकिन अगर आप सुबह 6 बजे मिलते हो तो वो AM हो जाता है. तो चलिए फिर से वापस आते हैं घड़ी के समय पर. तो जैसा कि मैं घड़ी के समय के बारे में आपको बता रहा था, ठीक है, एक सेंटेंस और ले लेते हैं. 12 बजा था. अब इसको कैसे बोले? तो चूंकि घड़ी का समय है तो घड़ी का समय है तो हम इट का प्रयोग करेंगे. और था शब्द आ गया इसलिए वॉज. तो इट वॉज 12 ओ क्लॉक, या फिर 12 AM या PM भी कर सकते हैं, ठीक है. 6 बजा है तो इट इज 6 o'clock, 9 बजा था तो इट वॉज 9 o'clock. चलिए ये तो इजी हो गया. अब थोड़ा खेल को बदलता हूं मैं. अब यहां से प्रॉब्लम शुरू होगा. अब ये सेंटेंस ऐसा हो, 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है.
तो 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है। अब इसको हम कैसे बोलें? अब जब भी मैं ये क्लास लेता हूँ तो बच्चों से सवाल करता हूँ तो ज़्यादातर लोगों के पास आंसर नहीं होता है और वो एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी आड़ा टेढ़ा सेंटेंस बना देते हैं। दोस्तों याद रखना, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये केमिस्ट्री नहीं है कि चलो लाल पीला डाल के देखते हैं कौन सा रंग निकलता है, धुआं निकलता है या फिर पीपेट टूटता है। इसका एग्जैक्ट रूल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, तो सबसे पहले तो मैं इट लिख देता हूँ और चूंकि है शब्द आया है इसलिए इज कर देता हूं। तो 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, इट इज। अब आगे कैसे बोले तो समझना। देखिए 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी, इसका क्या मतलब हुआ? 12 बजा नहीं है, क्यों? 5 बाकी है। मतलब ये हुआ कि अगर 12 को 5 दे दें तो 12 पूरा बच जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए राउंड फिगर का जमाना है, हर चीज़ राउंड फिगर में कितना अच्छा लगता है ना। अगर सचिन भी 95 में आउट हो जाता तो बेकार लगता था, तो 5 रन और बना लेता। 105 का बिल बना तो हम 5 रुपये छुड़वा लेते हैं। तो 12 को हम पूरा बजा देते हैं ना, क्यों बेचारे को दुखी करें हम, 5 उसको दे देते हैं। अब सवाल उठता है 5 उसको दे कैसे? तो दोस्तों आप लोग कभी पार्टी वगैरह में जाते होंगे, है ना, अनेक प्रकार के पार्टी में बुलाते कि नहीं लोग, ठीक है। तो आप चाहे शादी में जाओ, बर्थडे में जाओ, किसी की एनिवर्सरी में आप जाइए, कभी छठी पार्टी में गए? छठी मतलब बच्चे का नामकरण। तो जब हम छठी पार्टी में जाते हैं, बच्चे के नामकरण में हम जाते हैं, तो जनरली उसके लिए बच्चों के लिए गिफ्ट लेके चले जाते हैं। टॉयज हो गया, कपड़े हो गए, कुछ और कई बार नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कैश दे देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गए पर्स निकाले कैश गिने ले, ऐसा भी नहीं करते, दैट्स अ बैड मैनर। क्या करते हैं? लिफाफे में पैसे डालते हैं और उसके बाद दे देते हैं। तो लिफाफा लेके आए, 501 डाल दिए, ज़्यादा हो गया क्या? अच्छा चलो 301 डाल दिए। अच्छा जितनी शक्ति उतनी भक्ति, जितना पैसा देना है उसको अपन लिफाफे में डाले, लिफाफा बंद किए और 2 लिख के जिनको देना है, मान लो रामलाल, तो रामलाल भैया बच्चा मुबारक। तो आपने पैसा डाला या जितना पैसा आपको देना था उसको डाला, लिफाफा बंद किए, 2 लगाए, 2 लिखे और जिसको देना था दे दिए। सेम यही तरीका हम भी अपनाएंगे कि 5 कम पड़ रहा है, लिफाफा लेके आया, उसमें मैंने 5 को डाल दिया, ऊपर में लिखा 2, किसको कम पड़ रहा है? 12 को दे दिया, हो गया। तो इट इज 5 to 12। थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, होता है, लेकिन दुनिया ऐसे ही प्रयोग में ला रही है। हमें जानकारी कम है इसका मतलब नहीं कि दुनिया को नहीं है, हम नहीं जानते बट दुनिया जानती है। तो इट इज 5 to 12। AM PM ओ क्लॉक लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिख सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग इशू, बट जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश बड़ा सिंपल और स्वीट लैंग्वेज है, ज़्यादा और ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज़ 5 to 12 जैसे आप बोलेंगे सामने वाला समझ जाएगा कि 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। 10 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। 10 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है, ठीक। तो इट इज पहले लिख देते हैं, इट इज। अब देखिए 10 बजने के लिए 15 मिनट बाकी, मतलब 10 बजा नहीं है, क्यों? 15 बाकी है, तो 15 दे देते हैं, बेचारा 10 पूरा बच जाए। लिफाफा लेके आया, 15 डाल दिया, इट इज 15। ऊपर में लिखा 2, किसको कम पड़ रहा है? 10 को, तो इट इज 15 to 10। तो 10 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। दोस्तों चाहो तो 15 को आप क्वार्टर भी बोल सकते हो, पीने वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर मतलब 1/4। पूरा 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 का 1/4 क्या होता है? 15। तो 15 को आप क्वार्टर भी बोल सकते हैं। तो इट इज 15 to 10। अब गणित बदलते हैं। अब यही सेंटेंस ऐसा हो, 10:15 हुए हैं। अब कैसे बोले उसको? अभी तक तो बाकी था तो कम पड़ रहा था तो 2 लगा के दे रहे थे, अब तो ज्यादा हो गया, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं 8, लिख देता हूं इज, क्योंकि है आ रहा था, आता तो वॉज लगाता। तो 10:15 हुए, इसका क्या मतलब हुआ? 10 तो बजा ही बजा, और ये जो 15 है ना, ये भी बीत गया। बीत गया मतलब कहाँ चला गया? भूतकाल में। भूतकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास्ट। तो ये जो 15 है, ये जो 15 है, बीत गया। बीत गया मतलब पास्ट में चला गया। तो इट इज 15 past 10।
तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, कम पड़े तो टू लगा के देने का है, ज्यादा हो गया तो पास्ट में डाल देने का है। तो ये जो 15 है बीत गया, पास्ट कर दो। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। 12:30 हुए हैं। तो 12 तो बजा ही बजा, और ये जो 30 है ये भी बीत गया, तो इट इज 30:12। ठीक, इट इज 30:12। अब मुझे ये बताइए, अगर यही सेंटेंस ऐसा होता 12:29 हुए हैं, तो क्या लगता है इसका ये होगा क्या? इट इज 29:12। इट इज 29:12। गलत है ये। कैसे? तो दोस्तों यहां पर मैथ्स का रूल लगेगा, और मैथ्स का रूल ये कहता है कि जो मिनट बाकी है या जो मिनट बीत चुका है, अगर 5 के मल्टीपल ना हो, 5 के गुणज ना हो, मतलब 5 से पूरे भाग नहीं जाते हैं, तो मिनट्स भी लिखना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, समझिए इस रूल को, किताबों में नहीं है। तो जो मिनट बाकी है या जो मिनट बीतने वाला है या बीत चुका है, ठीक है, अगर इन मिनट को 5 से डिवाइड करो, 5 से पूरा भाग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 5 से भाग नहीं जाता है, ठीक है, तो आपको मिनट्स लिखना पड़ेगा। तो 29 को 5 से भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाता, तो इसका ये हो जाएगा इट इज 29 minutes past 12। तो यहां पर आपको मिनट्स लिखना पड़ेगा, और ये उस केस में भी करना पड़ेगा जैसे कि 10 बजने के लिए 14 मिनट बाकी है, तो इट इज 14 to 12 नहीं होगा, इट इज 14 minutes to 12। तो मिनट्स भी आपको करना पड़ेगा। अब एक और चीज बताता हूं, बड़ा मजेदार। अब यही सेंटेंस ऐसा हो, कितना हो गया 8वां, 12:45 हुए हैं, ठीक है। तो 12:45 हुए हैं। अब इसको कैसे बनाए? तो इट इज 45 past 12। 45 तो भाग जाता है ना, तो मिनट्स क्यों लिखोगे, ठीक, लेकिन ये भी गलत है। अब क्यों गलत हो गया भैया? तो ध्यान देना, एक और मैथ्स का रूल यहां लगेगा। देखिए मैं इंग्लिश में पूरा मैथ्स घुस गया है। यहां मैथ्स का रूल ये कहता है कि यदि बीता हुआ मिनट या जो मिनट बाकी है 30 से ज्यादा हो जाए तो पलट के बनाते हैं। अब ये जो 45 है तो 30 से ज्यादा हो गया, तो इट इज 45 past 12 गलत है, ऐसा आप नहीं बना सकते, तो पलट के बताना पड़ेगा। देखिए घड़ी के समय की एक खासियत होती है कि अगर आप घड़ी देखते हो तो उसको दो तरीके से बता सकते हो। जैसे 10:30 हुआ है, इसको आप ये भी तो बोल सकते हो 11 बजने के लिए 30 मिनट बाकी है। भाई 10:30 हुआ है, मतलब क्या 11 बजने के लिए 30 मिनट बाकी है, ऐसा भी तो बोल सकते हो। जैसे कि ये मेरे पिताजी हैं या इनका मैं बेटा हूं, बात तो एक ही हुआ ना। तो आपको हर बार पलटना पड़ेगा। तो 12:45 हुए हैं, इसको आप और क्या बोल सकते हो? 1 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। आप इधर से देखिए ना, 12:45 हुए हैं, मतलब क्या 12:45। 12:45 मतलब क्या 1 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। तो 12:45 हुए हैं, इसको हिंदी में हम बोलेंगे 1 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा इट इज 15 to 1। ठीक, तो जब भी कर आपको 2:45, 3:45, 4:45 बोलना है, इसी टाइप से आपको बोलना होगा। एक और देख लेते हैं। 12 बजने के लिए अपन ले लेते हैं 36 मिनट, नहीं हाँ 12 बजने के लिए 36 मिनट बाकी है। ठीक, तो यहां पर बज चुके हैं ये अपन ने लिया, अब यहां पर अपन बाकी हैं ले लेते हैं। तो 12 बजने के लिए 36 मिनट बाकी है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? 11:24 हुए,
नहीं समझ में आ रहा है? देखिए अक्सर होता है क्लास में भी जब लेता हूँ ना, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। इस वीडियो को थोड़ा पॉज करो, घड़ी को देखो तो समझ में आएगा। तो 12 बजने के लिए 36 मिनट बाकी, मतलब 12 तो बजे ही नहीं भैया, बाकी है ना। तो बजा कितना है? 11 बज के 24 मिनट। 11 बज के 24 मिनट को ही तो बोलोगे कि 12 बजने के लिए भी 36 मिनट बाकी है। मान लो 12 बजे मैच शुरू होने वाला है और 11 बज के 24 मिनट हुए हैं, तभी तो आप बोलोगे 12 बजने के लिए 36 मिनट बाकी है। तो इस सेंटेंस को हम हिंदी में बोलेंगे 11 बज के 24 मिनट हुए हैं, तो इट इज 24, और मिनट्स भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 24 भाग भी नहीं जाएगा, तो इट इज 24 मिनट्स पास्ट 11। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा सा देखो, घड़ी को देखो तो चीजें क्लियर होगी। तो दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे सारे वोकैबुलरीज जो टाइम से रिलेटेड हैं, ठीक है। लीस्ट ऑफ टाइम, चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। मोमेंट यानी होता है पल या क्षण। तो बोलते हैं ना इस मोमेंट में ये होने वाला है, तो इस पल ये होने वाला है, ठीक है। या इस मोमेंट में तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट। तो मोमेंट यानी पल या क्षण। आर यानी घंटा, तो 2 आवर्स 3 आवर्स ये सब आप जानते हैं। डे यानी दिन, तो दिन को हम डे बोलते हैं, ठीक है। नून यानी दोपहर, तो दोपहर के समय को हम नून बोलेंगे। जैसे वह दोपहर को आ रहा है तो ही इज कमिंग एट नून, तो याद रखना नून के आगे एट लगेगा। इवनिंग और मॉर्निंग के लिए इन लगता है, इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग। मिड डे मध्याह्न, तो मध्याह्न नून के बाद जो समय होता है वो मध्याह्न का होता है, इसको हम बोलते हैं मिड डे। जैसे मिड डे मील स्कीम भी चलता है ना, मध्याह्न भोजन, ठीक। सनसेट सूर्यास्त, तो सूर्यास्त के समय को हम सनसेट कहते हैं और सनराइज सूर्योदय का समय, ठीक है। फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा। पखवाड़ा मतलब 15 दिन की अवधि, तो 15 दिन की अवधि को हम पखवाड़ा कहते हैं, फोर्टनाइट कहते हैं। जैसे कि 7 दिन की अवधि को हम वीक बोलते हैं, है ना। 1 महीने की अवधि को हम मंथ बोलते हैं, 15 दिन की अवधि को हम फोर्टनाइट बोलते हैं, ठीक है। डिकेड यानी दशक, तो दशक को हम डिकेड बोलेंगे। एरा यानी युग, तो उस युग में, उस एरा में, ठीक है। तो उस युग में ऐसा होता था, इन दैट एरा इट यूज्ड टू हैपन। टुनाइट, तो टुनाइट का मतलब होता है आज की रात, तो टुनाइट। यस्टरडे बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल को हम यस्टरडे बोलते हैं। टुमारो आने वाला कल टुमारो कहलाएगा, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे डबल आर, कई लोग डबल एम कर देते हैं, गलत है, डबल आर लगेगा यहाँ, ठीक। लास्ट नाइट बीता हुआ रात को हम लास्ट नाइट बोलेंगे। और ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। परसों को क्या बोलते हैं, आने वाला परसों और बीता हुआ परसों। तो बीता हुआ परसों को हम बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे के पहले का दिन, तो बीता हुआ परसों हो जाएगा। और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, आने वाला। अब टुमारो मतलब हो गया आने वाला कल, उसके बाद का दिन परसों हो गया, तो डे आफ्टर टुमारो आने वाला परसों, और डे बिफोर यस्टरडे बीता हुआ परसों को हम बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कई ऐसे सारे इडियम्स के बारे में जो टाइम से रिलेटेड है, तो इनको स्पोकन में कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको 14 ऐसे इडियम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको हम स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं, एंड दीज इडियम्स आर रिलेटेड विथ टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा है पहला है टाइम फ्लाइज। तो टाइम फ्लाइज का मतलब होता है समय जल्दी बीतता है, ठीक है, समय जल्दी भागता है, समय ऐसा है कि जिसको आप मुट्ठी में बांध नहीं सकते हो, तो उसके लिए हम टाइम फ्लाइज की बात करते हैं। तो जैसे आप बोल सकते हैं हरी अप टाइम फ्लाइज, या इट फ्लाइज द टाइम। सेकंड है इट्स हाई टाइम, मतलब ये सही समय है, सही मौका है किसी काम को करने का, या बढ़िया मौका है या बढ़िया समय है किसी आप चीज को आगे बढ़ाते हो या करते हो। जैसे कि इट्स हाई टाइम टू डू द बिजनेस, ये सही समय है ये बिजनेस करने का। थर्ड टाइम्स अ चार्म, मतलब ऐसा है कि अगर आप तीसरी बार उस काम को कर रहे हो तो मान के चलिए कि वो हो ही जाएगा, तो इट्स अ थर्ड टाइम चार्म। बीट द क्लॉक,
बीट द क्लॉक का मतलब होता है कि समय रहते उस काम को कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपको अगर समय मिला है या जितना भी समय में आपको उस काम को करना है तो समय रहते आप उस काम को कर दे, तो आप बीट द क्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटर लेट देन नेवर। तो किसी काम का नहीं होने से अच्छा है कि आप लेट हो जाओ। ठीक है, ये अक्सर अगर आप देखें तो ट्रैफिक के कहीं किनारे पे लिखा हुआ रहता है, अगर आप रोड से जा रहे हैं ना तो इट्स लेट बेटर देन नेवर, मतलब आप कभी नहीं पहुंचते हो, उससे अच्छा तो आप लेट पहुंच जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। अगला है एट द 11th आवर, मतलब एकदम लास्ट समय में, बिल्कुल क्लाइमेक्स वाली बात। जैसे अक्सर हम लोग धोनी के बारे में बोलते हैं कि आखिरी में वो मैच को जिताता है। एट द 11th आवर ही स्कोर्ड सेंचुरी या ही हिट अ 6। तो आखिरी समय में, एकदम क्लाइमेक्स के समय, एकदम लास्ट समय में अगर किसी काम को करते हो तो आप बोलेंगे इट्स अ 11th आवर, एट द 11th आवर। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है कि कोई लंबा चल रहा है, बड़ा लंबा काम चल रहा है, बहुत लंबे समय तक किसी काम को आप कर रहे हो तो इन द लॉन्ग रन कहलाता है। अगला देखते हैं मेकअप द लॉस्ट टाइम। तो मेकअप द लॉस्ट टाइम का मतलब ये होता है कि जो समय हमने खराब किया उसको हम रिकवर कर लें, उसको हम मेकअप कर लें, उसको फिर से हम प्राप्त कर लें, तो ये उस इडियम का मीनिंग होगा मेकअप द लॉस्ट टाइम, मतलब किसी तरह से बीते हुए समय को या खराब किए हुए समय को भी हम दुरुस्त कर लें। नेक्स्ट है इन द नीक ऑफ टाइम। ये भी आपका, जैसा आपने देखा एट द 11th आवर, उसी से ही मिलता जुलता है। बिल्कुल आखिरी क्षणों में, लास्ट के समय पे, लास्ट के मोमेंट में आप कोई काम करते हो कि वो मतलब ऐसा है कि समय खत्म होने वाला है और उसी समय उस काम को आप करते हो, तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं इन द नीक ऑफ टाइम। शिप हैज सेल्ड। तो शिप हैज सेल्ड मतलब समय बीत गया, समय निकल गया, अब वो नहीं होने वाला, वो समय चला गया, मतलब शिप जो है चला गया। सेल्ड मतलब होता है कि जहाज को चलाना। अराउंड द क्लॉक, इसका मतलब ये होता है कि 24 घंटे। ठीक है, मतलब कई बार आप देखिए कि किसी शॉप के आगे लिखा हुआ रहता है अराउंड द क्लॉक, मतलब हम 24 घंटे काम करते हैं, 24/7। पूरा जैसे क्लॉक हो गया ना अराउंड द क्लॉक, उसके चारों तरफ, अब उसमें हो गए 24 घंटे, तो हम 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटा ये दुकान खुला रहता है। ठीक है, अगला है कॉल इट अ डे। तो कॉल इट अ डे का मतलब हो जाता है कि कोई आप अच्छा काम करते हैं तो आप कहते हैं कि उस दिन में, उस समय में जो आपने अच्छा काम किया तो उस काम का आपने सदुपयोग किया। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। इसका अर्थ होता है कि किसी दिए गए समय पे आपने काम को अच्छे से कर दिया, उस काम का निष्पादन, यू हैव कंप्लीट द वर्क इन एप्रोप्रिएट टाइम। दिए गए समय पे आपने काम कर दिया तो आप बोल सकते हो कॉल इट अ डे। नेक्स्ट है नॉट बोर्न यस्टरडे, मतलब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं जानता हूँ, मैं कोई रूकी पर्सन नहीं हूँ, नया आदमी नहीं हूँ, तो मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं कल ही पैदा नहीं हुआ, मैं बहुत पहले पैदा हो गया। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, मतलब मैं जानकार हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, तो इसको इंग्लिश में है नॉट बोर्न यस्टरडे। ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन लोग इसका प्रयोग करते हैं। ऑन समवन्स वॉच, इसका मतलब ये होता है कि दूसरे के दिए गए समय के अनुसार हमको काम करना है, उसने कोई समय अलॉट किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप काम करते हैं तो ये कहलाएगा ऑन समवन्स वॉच। तो होप सो समय से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी बातें बता पाया। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें थोड़ा सा हम एडवांस लेवल की हम बातें करेंगे। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर कर दें, लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपके मन में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए मुझे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और आप अगर देखें तो लास्ट के 7 तो या 7 दिन तक अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो भी मुझे कमेंट करता है तो मैं अपने तरफ से समय निकाल के उनके डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करता हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।